हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा। दोस्तों, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों के हेल्प के लिए है। अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाई है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, सपोर्ट मिला है उनको, और बहुत सारे लोगों का डिजीज़ भी जो है सॉल्व हुआ है। आजकल के टाइम में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो मेडिसिन खा के क्योर नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन, योगा, एक्यूप्रेशर या फिर आयुर्वेद के भी बहुत सारे टिप्स हैं जो बहुत ही काम करते हैं। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है और फ़ायदा हुआ है, आपके कमेंट मिल रहे हैं मुझे, बहुत बहुत थैंक यू। और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा। तो मिर्गी का जो दौरा है, आपने देखा होगा अपने अगल बगल में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सडनली गिर गए हैं, उनके हाथ पांव जो है बहुत जोर के वाइब्रेट हो रहे हैं, दांत जो है बहुत कस के लग जा रहे हैं और सडन टाइम के बाद वो ठीक हो जा रहे हैं, या फिर किसी किसी को बार बार जो है इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो आज हम लोग उसी विषय पे बात करेंगे कि एपिलेप्सी क्या है सबसे पहले, और कितने टाइप की एपिलेप्सी होती है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, कॉजेस क्या है। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो एपिलेप्सी जो डिजीज़ है या मिर्गी जिसको कह सकते हैं हिंदी में, ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है कि ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें सिंपल चीज़ है कि बार बार दौड़ा आता है, गिर जाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, तो जो अलग अलग टाइप है पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक पहला जो होता है जनरलाइज्ड सीजर्स जिसको बोल सकते हैं, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। उसके बाद फोकल सीजर एक होता है, एक होता है एब्सेंस सीजर, एक होता है जुवेनाइल मायोक्लिनिक एपिलेप्सी, और एक लास्ट जिसको बोल सकते हैं लेनॉक्स गैस्ट्रेट सिंड्रोम। तो ये जो टाइप्स मैंने बताया सब में अलग अलग चीज़ें होती है। किसी किसी में ऐसा होता है कि पेशेंट साइलेंट हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, आइज़ वाइब्रेट होते हैं और हैंड और जो लेग होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट होते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है कि दांत लग जाता है, फुल बॉडी भी वाइब्रेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बार दौरा पड़ा, उसके सडन कुछ देर का 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर से आपको दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। किसी किसी बच्चे में खासकर ये चीज़ होता है कि बहुत कम उम्र में ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है, तो होता है। और किसी किसी में मतलब कम एज बोल सकते हैं, तो 3 से 5 साल में भी इस चीज़ों को देखा गया है। अब रीजंस क्या है कि क्यों हो रहा है ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके कारण क्या है। तो पार्टिकुलर इस पे कोई ये नहीं हो चुका, कोई मतलब ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि हाँ मेन ये जो है न्यूरो का जो प्रॉब्लम है इसी कारण है। इसके 2-3 लक्षण बताए गए हैं और 2-3 कारण बताए गए हैं कि इस कारण से हो सकता है। तो कुछ जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जो है ये किस कारण से होता है। एक तो होता है कि जेनेटिक है, अनुवांशिक जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। अनुवांशिक जेनेटिक का मतलब कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कभी किसी को हुआ है तो मे भी चांसेस हो सकता है कि आने वाले समय में या फिर आपके बच्चे को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ है चोट लगने के कारण। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि मान लीजिए सर में चोट लग गया, सर में चोट लगने के बाद जो है आपकी इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर ब्रेन में, सर में ट्यूमर है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तब जाके हो सकता है। हैवी इन्फेक्शन के कारण, मान लीजिए कि कोई डिजीज़ हुई है आपको और लॉन्ग टर्म तक आपका 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक इन्फेक्शन रहा बॉडी में या ब्लड में, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम में भी चांस हो सकती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसा है कि मदर को चोट लग गया, स्टमक में चोट लग गया, पेट में चोट लग गया, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन्फेक्शन अगर मदर को हो गया, मान लीजिए कि कोई डिजीज़ हो गया, नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो गया और वो बहुत मान लीजिए कि लॉन्ग टाइम तक चला गया, 1 मंथ तक हो गया, तो उसके कारण भी
इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। एक चीज़ और होता है, ये देखा गया है कि जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बच्चे में ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो कम होता है, और उसके कारण भी जो है जो बच्चे बाद में आते हैं, जन्म होता है उसके कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद जो है वो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेडीज जो है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डाइट पे इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। तो अब आते हैं कि इस पे मेडिसिन जो है क्या क्या चलती है। नॉर्मली जो एलोपैथिक मेडिसिन है आपका, जनरल सीजर जो होता है उसमें मेफेंटाइन, वेल्पोरिन, गार्डनल नॉर्मली डॉक्टर चलाते हैं, लेकिन ये सारी मेडिसिन जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं लेंगे, विदाउट ट्रीटमेंट आप नहीं खाइएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन आपको नहीं पता है कि सीजर आपकी किस तरह की है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फोकल सीजर्स में जो है ऑक्स कार्बाजिपाइन, कार्बामाजिपाइन और एब्सेंस सीजर जो होते हैं ये, इसमें आपका चलता है इथोसॉक्सीमाइड जो है मेडिसिन चलते हैं। फिर आपका लेमोट्रिजिन, वेल्पोरेट वगैरह जो इस तरह के मेडिसिन नॉर्मली चलते हैं। लेनॉक्स गैस्ट्रेट सिंड्रोम में क्लोबेजैम, टॉपरीमेट, वेल्पोरेट, लेमोट्रिजिन, यही नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन है डॉक्टर्स लिखते हैं। बट ये सारे मेडिसिन जो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। हाँ, कुछ मेडिसिन ये जो है आपका ये वेगस नर्व स्टिमुलेट करने के लिए, नर्व को भी स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है मेडिसिन, और अगर कोई उपाय नहीं बनता है तो फिर सर्जरी जो है वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली। बट ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको बेनिफिट मिले, तो जनरलाइज सीजर में मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये ट्रीटमेंट बताया है और उनको फ़ायदे भी मिले हैं, और लगभग 6 मंथ हो गए हैं, अभी तक किसी तरह की कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं हुई है। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा और इसको कीजिएगा, आपको श्योर है कि बेनिफिट आपको मिलेगी। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4-5 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसमें। फर्स्ट देखिए LI4, ये वाला जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को बोथ हैंड में, दोनों हाथ में, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको आराम से देख लीजिए, ये वाला जो जगह है इस पॉइंट को जो है 20 से 25 बार आपको प्रेस करना है। आराम से आप बैठ जाइए, हाँ, हाथ ऐसे इस तरह से रख के आराम से प्रेस कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दबाव डालना है, जितना प्रेशर को बर्दाश्त कर सके उतना ही करना है। ठीक है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद छोड़ना है, थोड़ा सा प्रेस करके रखना, छोड़ना है। ठीक है, ये दोनों हाथ में करना है। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। सेकंड जो है PC6 पॉइंट जो है, हाथ ऐसे रखना है, 3 उंगली हथेली के नीचे, 3 उंगली नापिए, और 3 उंगली के बाद जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको बोथ हैंड में 3 उंगली के नीचे में, ये जो PC6 पॉइंट, इसको प्रेस करना है। इसको भी जो आराम से आप हाथ को ऐसे करके नीचे रखिए और प्रेस कीजिए, नॉर्मली बात करते हुए प्रेस कीजिए। 20 से 25 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे 25 टाइम्स किए फिर छोड़ दिए, 3-4 घंटे के बाद जो है फिर आप इसको किए, तो 4 बार से 5 बार करना है मैक्सिमम। ये हो गया 2 पॉइंट्स मैंने बताया, एक आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड जो है GB20। आराम से देखिए, ये वाले हिस्से पे एक इधर और एक इधर, इस पे जो है ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा जोर का दबाव नहीं डालना है इस पॉइंट्स पे। ठीक है, ब्रेन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हल्का हल्का 20 से 25 बार प्रेस करना है। एक हो गया आपका ST6 जो घुटने का, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पार्टिकुलर ये वाला हिस्सा, ड्राइंग पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ST36 पॉइंट। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपका जो है बेहोशी में,
मिर्गी के दौरे में, दोनों में काम करेगा। और ये पॉइंट जो है नोज के नीचे इस जगह के हिस्से को दबाना है। ये पॉइंट्स जो है ज्यादा नहीं करना है, 5 to 10 टाइम मैक्सिमम है, ठीक है। हल्का दबाव डालना है, दबाव डालना है, इस तरह से छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाव देना है, छोड़ना है, ठीक है। और ये पॉइंट्स जब मिर्गी का दौरा आए उस समय भी करना। उस समय जैसे आप इस तरह से दबाएंगे तो पेशेंट को होश आ जाएगा। कभी कभी मिर्गी के दौरे के समय दांत जो है फंसा लेते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि चम्मच लगाते हैं या फिर कुछ कोई भी धातु लगाते हैं, तो वो अगर आप लगाएंगे तो इंजर्ड होने का पेशेंट का चांसेस ज़्यादा है। हाँ, जख्म हो सकता है। या फिर फिंगर लगाएंगे तो पेशेंट जो है दांत काट सकता है, उंगली को आपको भी इंजर्ड कर सकता है। तो आप सिंपल सा ये पॉइंट्स दबाइए, दांत भी खुल जाएगा और होश भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप एक होश में लाने के लिए ये वाला पॉइंट जो है ऊपर के तरफ में, इसको प्रेस कीजिएगा बोथ हैंड, पेशेंट को होश आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट्स जो है ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये तो आपको कोई जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वाला उससे भी कर सकता है, फिंगर से भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द सिचुएशन, बट ये वाला पॉइंट एक पॉइंट होश में लाने के लिए ऐसे आपको जो है इसको प्रेस करना है 5 to 10 टाइम्स। बस यही जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया 5-6 पॉइंट यही पॉइंट करना है, और आपकी जो एपिलेप्सी मिर्गी की जो प्रॉब्लम है श्योर शॉट है कि वो सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं कि एक्सरसाइज और आसन में क्या कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज आसन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, खाली पेट, जैसे मॉर्निंग उठे फ्रेश होकर के थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, वार्म अप कर लिए, वार्म अप करने के बाद एक जो है आपका हलासन करना है। हलासन के बाद जो है हस्तासन कर सकते हैं, हलासन और पदाहस्तासन, सर्वांगासन कर सकते हैं। ये पार्टिकुलर ब्रेन के लिए भी बहुत, और सर्वांगासन बहुत सारे डिजीज को भी सॉल्व करता है, और एक मत्स्य आसन कर सकते हैं। तो ये 3-4 आसन जो है वो आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वार्म अप करके बॉडी को फ्लेक्सिबल करके करना है। ऐसा नहीं कि सडन गए और स्टार्ट कर दिया आसन, क्योंकि आसन का भी पार्टिकुलर रूल होता है। महर्षि पतंजलि ने जिस हिसाब से बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रयाग ध्यान और समाधि, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ी चैप्टर हो जाती है वो। बस आप इतना समझिए कि नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करके फ्लेक्सिबल करके उसके आसन पे स्टे करना है। तो ये आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई, और अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल का नाम है लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिजीज से रिलेटेड और रिपोर्ट्स वगैरह आप मुझे भेज सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए डिजीज़ के साथ में और नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।